इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए पाया। इलाहाबाद की लखनऊ पीठ ने कानून को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हुए राज्य सरकार से वर्तमान छात्रों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में समायोजित करने को कहा। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, यूपी राज्य में बड़ी संख्या में मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं, इसलिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वो इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के तहत मान्यता प्राप्त नियमित स्कूलों और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों में समायोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाए। उक्त उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त सीटें बनाई जाएं और यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त संख्या में नए स्कूल स्थापित किए जाएं, ऐसा पीठ ने कहा। पीठ ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश के बिना ना रहें। इस पर बोलते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मदरसे में 15.5 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 13,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मदरसे हैं, जिसमें 9,646 सरकारी टीचर्स और 13,239 नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो एक साथ बेरोजगार हो जाएंगे। ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 दहरजाबाद गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट है और जिसके तहत कि तकरीबन अराउंड 13,329 मदरसे रजिस्टर्ड है और उसमें मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं और जिन टीचर्स को सैलरी मिल रही है वो अराउंड 9,646 हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ उसमें अराउंड 3,200 है। इतनी बड़ी तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इस फैसले से। और दूसरा ये कि 15.16 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मदरसों में तालीम का सवाल है तो इन हमारे यहाँ मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती है बल्कि जो एजुकेशन मदरसा एजुकेशन एक्ट बना उसका बुनियादी मकसद अरबी फ़ारसी का प्रमोशन है और ज़ाहिर बात है कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है तो उसकी तालीम दी जाती है। लेकिन इन अरबी फ़ारसी की तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादातर मदरसों में जहाँ इंग्लिश हो, हिंदी हो, कंप्यूटर्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, सबकी तालीम दी जा रही है। और इन मदरसों से फ़ारिग जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो न सिर्फ ये कि बड़े बड़े उलमाए दीन हुए हैं बल्कि IAS IPS ऑफिसर्स और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हुए हैं, वाइस चांसलर्स भी हुए हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने मुल्क के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी मदरसे में ही उनकी बुनियादी तालीम हुई थी। तो इस वजह से हम ये समझ रहे हैं कि इसमें ये जो मसला है बहुत ही अहम मसला है और इसको निहायत ही संजीदगी से लिए जाने की ज़रूरत है। जहाँ तक माननीय हाईकोर्ट के फैसले को हम लोगों ने भी देखा है कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, मदरसों में से ग्रांट मिलता है या इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट बना और जो बोर्ड बना, इसके पीछे मंशा यह रही सरकार की कि जो हमारे ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, जो प्राच्य भाषाएं हैं, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, इनके प्रमोशन के लिए बोर्ड बना। अरबी फ़ारसी बोर्ड बना और संस्कृत बोर्ड बना। अरबी फ़ारसी बोर्ड का नाम बाद में बदल कर मदरसा बोर्ड कर दिया गया और संस्कृत बोर्ड भी है। संस्कृत बोर्ड जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चलता है और हमारा जो मदरसा बोर्ड है वो माइनॉरिटी बोर्ड में चलता है। दोनों का मकसद साफ है कि अरबी और फ़ारसी के साथ साथ संस्कृत, 3 लैंग्वेज जो है ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं, प्राच्य भाषाएं हैं, इनको कैसे हम संवारें, बचावें। ये एसेट हमारे हैं, पुरानी लैंग्वेजेस हैं, इनकी रक्षा करने के लिए बोर्ड बनाएगा। इनकी तरक्की के लिए
इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि इस बोर्ड को कायम करके इनमें काम हुआ। अब अगर संस्कृत बोर्ड बनता है या संस्कृत के उन्नयन के लिए, संस्कृत की तरक्की के लिए काम होता है, तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा। वेद की पढ़ाई हो सकती है, कुरान पुराण की हो सकती है, गीता की भी हो सकती है। अगर अरबी और फारसी की प्रोन्नति की बात की जा रही है, उनकी तरक्की की भी बात की जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दिनियात की बातें, हदीस की बातें, कुरान की बातें ही पढ़ाई जाएंगी। तो उन चीज़ों को शायद हम या हमारे साथी वकीलगण समझा ना सके या अपनी बातें ठीक से नहीं रख सके। ये कोई धार्मिक आधार पे धर्म की पढ़ाई के लिए ना तो बोर्ड बना है, ना तो सरकार अनुदान देती है। सरकार अनुदान देती है अरबी, फारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं की तरक्की के लिए। तो ये भी एक विषय है कि इसको ठीक से एनालिसिस नहीं हो सकी या समीक्षा नहीं हुई, और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हम सब देश के नागरिक हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका या आगे आने दिनों में इस पर सरकार किस तरह से निर्णय लेती है। सरकार एक बड़ा काम है, बड़ा कदम है, तो सरकार इस पर फैसला लेके, हम सब सरकार के छोटे पार्ट हैं। एक चेयरमैन होने के नाते मैं भी इस पर बातचीत कर रहा हूँ किस तरह से इसको हल किया जाए कि मदरसों के लोगों का जुड़ाव है, सरकार के साथ भी जुड़ाव है, बोर्ड के साथ भी जुड़ाव है, हमारे साथ भी जुड़ाव है। तो लगातार लोगों के संपर्क कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से। तो हम सब भी इस पर एनालिसिस करने में लगे हुए हैं किस तरह से इसको जो है एक पटरी पर लाया जाए। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स हैं, तो वो टीचर्स भी बने रहें और बच्चे भी ठीक ढंग से पढ़ाई हो और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो। इसकी समीक्षा हम सब लगातार कर रहे हैं। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.